इंटीग्रेशन is also called, इसमें कुछ कटा भी है। बता दूंगा, चिंता मत करो, अच्छा कटा शुरुआत जानने को मिला है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव जो होता है ना उसका जस्ट उल्टा होता है। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उस टूटे हुए को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि भाई आप ना एक टेबल बना लें और उस टेबल से आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी फॉर्मूले लर्न करने में। तो यहाँ तो लिखेंगे, इधर तो लिखेंगे डेरिवेटिव्स, और ये दे रखी है टेबल इसमें एनसीईआरटी में, मैं वही बनवा रहा हूँ। ठीक है, और बना लीजिए अपने नोटबुक में, जरूर नोट करना है इसको, डेरिवेटिव्स और इधर लिख लें इंटीग्रल्स। अब जैसे हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में देखा, तो जब हमने शुरुआत करी थी ना डिफरेंशिएशन की, तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, अब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में पहुंच गए तो कहीं एच के रिस्पेक्ट में करा, कहीं आर के रिस्पेक्ट में करा, कहीं टी के रिस्पेक्ट में, मतलब एज पर द नीड अराइजेस मैंने उस टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीखा। तो हम करते कैसे थे डिफरेंशिएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर एन था, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल मैं ऐसे लिखता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये हो गया एम एक्स की पावर एन माइनस वन, एम एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता था। तो इसको लिखने का तरीका होता था कि अगर कोई भी फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एन है, तो इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसके आगे आपको डी बाई डी एक्स लिखना है। ऐसे ही इंटीग्रेशन अगर आपको करना है एक्स की पावर एन का, तो उसके पहले एक के लिए ऐसा साइन बनाएंगे, ये लाइन खींच कर, ये थोड़ा सा मोड़ का सांप जैसा साइन। ठीक है, अच्छा तो ये हालत तक फाइनली सर पता है इसने वैसे बोला मुझे लेफ्ट में, कोई बात नहीं, जल्दी बैठो, एक तो आए लेट हो। मैं तो वापस गई थी खड़ी है। अब मैं भी जाऊँ क्या? जल्दी बैठो फटाफट। तो एक तो नई बुक स्टार्ट करा रहे हैं आज, और तुम मतलब लेट आ रहे हो। अरे और नहीं बुक लानी है। कोई बात नहीं, चलो। तो अब जरा देखिएगा कि जब भी कभी जैसे यहाँ पर x की पावर n को डिफरेंशियल करना होता था, तो उसको मैं डी बाई डी एक्स लिखता था। अरे बैठ जाओ शांति से, शोर मत करो। जी सर। तो डी बाई डी एक्स करता था, तो वो एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता था। अब यहाँ पर क्या करना है कि फंक्शन से पहले एक तो ये ऐसा साइन बना देंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स लिखने का मतलब क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स लिखे थे, वहाँ क्या था, डिवाइड में था डी एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल एक्स है। समझ गए, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्या है, वो डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा है। तो आप जरा जो कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले थे और कुछ कॉमन इंटीग्रल्स के फॉर्मूले, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला हमारा यही आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला आप ऐसे लिखें, इंटीग्रेट वो सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर हमसे इंटीग्रल पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये बेसिक सा फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, कॉमर्स वाले नहीं जानते होंगे, साइंस वालों को पता होगा, फिजिक्स में करते हैं ये सब चीज़ें। तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और लास्ट में आपको लिखना है प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है तो बाद में बताऊंगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये होता क्यों है वो भी बताऊंगा, और पहले फॉर्मूले नोट कर लो। अब सेकंड है, सेकंड लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशियल होता है वन। ठीक है, तो जरा उल्टा देखो कि अगर वन का इंटीग्रल पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा एक्स। समझ गए, एक्स का डिफरेंशियल वन है तो वन का इंटीग्रल एक्स होगा। क्या है, एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशियल है वन, तो वन का इंटीग्रल एक्स हो गया, तो वन का इंटीग्रल एक्स हो गया। लास्ट में सी में लगाऊंगा ये सर, थर्ड। हाँ जी, अगर x का डेरिवेटिव करना है तो x का इंटीग्रल
अगर x का डेरिवेटिव 1 है, तो x का इंटीग्रल x का इंटीग्रल फिर इस तरह से निकलेगा x की पावर x स्क्वायर बाई 2, वो x की पावर n से निकलेगा, ठीक है। तो मैं सेम फंक्शन का इंटीग्रल और डिफरेंशियल ना देखकर अभी ये देखूंगा कि जो डिफरेंशियल का रिजल्ट आ रहा है उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल आ जाएगा। डिफरेंशियल का जो रिजल्ट आ रहा है उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है डी बाई डी एक्स। हाँ जी बोलिए। तो यहाँ c कांस्टेंट है। यहाँ पर c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिलहाल नोट करते चले जाओ, आप कुछ फॉर्मूले नोट करें, मैं 10-12 फॉर्मूले नोट कराऊंगा, फिर ये हर एक में मैं सी ऐड क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद जरा देखते हैं थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये जो मैं फॉर्मूले नोट करा रहा हूँ ना, ये अप्लाइड वाले भी नोट कर लेना, अभी नोट कर लेना, पूरी टेबल बना लेना, फिर उसमें आपके मतलब के कौन से नहीं है वो मैं बता दूंगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। उल्टा करो, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल और प्लस सी। फोर्थ देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, इस माइनस को हटाकर अगर माइनस यहाँ लगा दूँ तो डी बाई डी एक्स ऐसा करा जा सकता है क्या? अच्छा, वैसे ही बता दूँ, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल, सॉरी, या माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल बताओ क्या? साइन एक्स होगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है, माइनस का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, माइनस को एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको। माइनस तो बाहर आ गया, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये इसीलिए बताया गया है कि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला नोट कर, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x प्लस सी। अब छठा आ जाइए, यहाँ पर नोट करिएगा क्या हो गया, साइन कॉस टैन, ये तीनों पे कॉट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ना लिखकर माइनस कॉट एक्स लिख रहा हूँ, समझ गए? देखिए, कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। दिखाई दे रहा है बेटा, ऑनलाइन वालों को बता दो, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगला नोट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, बताना भाई सेक एक्स का डिफरेंशियल, सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो गया, sec x प्लस सी। इसी तरीके से अगला देखिएगा, cos x का इंटीग्रल बता, डिफरेंशियल बताओ, माइनस cos x माइनस cos x cot x, तो यहाँ पर माइनस लगाओ,
माइनस कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो वही इंटीग्रल, इसका जस्ट उल्टा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सारे के सारे जो हैं, ये नहीं लिखवा रहा मैं, इनको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो इनके इंटीग्रेशन है, इनके इंटीग्रेशन में लिखवा नहीं रहा क्योंकि इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से करा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। एक्सरसाइज 3 में अभी जरूरत नहीं है उसकी। एक और लिखिएगा, 9 फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक टर्म होता है ना ई की पावर एक्स, जब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो e की पावर x ही आ जाता है, तो e की पावर x का इंटीग्रल करोगे तो भी e की पावर x, तो प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx करेंगे तो इसका रिजल्ट भी e की पावर x आ जाएगा प्लस सी। फिर 10th देखिए, एक होता है log x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए अपॉन एक्स डी एक्स का, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लॉग एक्स और प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी। अब एक और देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता था ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमसे ये कहा जाए कि इंटीग्रेशन कर दो आप ए की पावर एक्स लॉग ए का, अच्छा लॉग ए क्या हो गया, लॉग ए हो गया कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट टर्म का लॉग निकालते हैं तो कांस्टेंट ही आता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स। ठीक है। अभी प्लस ही नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, बताऊँगा क्यों। तो हम ये कहेंगे ये जो log a है ना, मैंने dx नहीं लगाया, dx dx इज इक्वल टू, ये हो गया a की पावर x। अब ये जो log a है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जैसे डिफरेंशियल होता था ना, तो डिफरेंशियल में हम ये कह देते थे कि कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो, वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। सेम काम इंटीग्रेशन में भी होता है कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो, वेरिएबल वाली टर्म को इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो। तो ये कांस्टेंट log a, ये log a एज इट इज रहा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x, तो log a डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक। अब देखिएगा ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन शुरू करूँगा। अब ये आपको देखना है कि हमने हर एक में ये प्लस सी क्यों करा है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा आंसर अलग है, आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हो सकता है आपका आंसर अलग है। इसमें अलग आंसर आते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में। ठीक है। तो जो अलग आंसर आते हैं, मान लीजिए मेरा आंसर तो आ गया 10, ठीक, और आपका आंसर आ गया मान लीजिए 7। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन में उस चीज़ को मैं इस तरीके से समझाऊँ कि अगर मान लीजिए मेरा आंसर 10 है तो उस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 5 करके। ठीक है। आपका आंसर 7 है तो हम उस 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 करके। तो बेसिकली ये आंसर है, आंसर तो ये है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या करेगा, वो जो भी अंतर आ रहा है दोनों के आंसर में उसको कंपनसेट करेगा, उसको बराबर करेगा। समझ गए। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या इसलिए होता है कि हमने अगर सी लगा दिया लास्ट में तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैंने लास्ट में सी लगा रखा है
तो हम सीधा सीधा ये है कि हम इवेल्यूएटर को, टीचर को ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा मेथड चेक करो, मेरा आंसर मत देखो, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर सबके ही अलग अलग आएंगे, है ना। और अगर मेथड आप सेम लेकर चल रहे हैं तो फिर आंसर सेम भी आ सकता है, तो आंसर सेम भी आ सकता है, आंसर अलग अलग भी आ सकता है। तो इससे क्या है, नतीजा क्या निकलता है कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन पेपर में पूछा ही नहीं जाता, पेपर में पूछा ही डेफिनिट इंटीग्रल का जाता है। तो फिर इंडेफिनिट कर क्यों रहे हैं। इंडेफिनिट के जितने भी मेथड्स हैं, जो भी तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है जो कि अप्लाइड वालों को नहीं करना, एक आपका बाई पार्ट्स है, और एक है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो तीनों मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे तो इंडेफिनिट के हिसाब से, और इनको अप्लाई करेंगे डेफिनिट में, ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई नहीं छोड़ना आप, लेकिन मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि बोर्ड में इनडेफिनिट का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि टीचर उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, उनको ये पता है कि डेफिनिट का क्वेश्चन है तो उसका आंसर सबका सेम आएगा, आंसर देख, नंबर दे और चला गया, ठीक है। तो वो ये रहता है सारा का सारा सिस्टम, ठीक है ना। तो इसलिए इनडेफिनिट के क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, आता ही नहीं है। तो ये तो सारे फॉर्मूले हो गए, अब जरा इनके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिवाइड एक्स और रूट एक्स 1/2 रूट एक्स हो जाता है, हाँ, तो उसका क्या लगेगा। हाँ ये मैं बिठाता हूँ इधर। हाँ पानी दे देना भाई, कहाँ तुम बॉटल लेकर बैठो, पानी दे दो। चलिए, अब जैसे हमने ये कहा था, ये क्वेश्चन नोट करिएगा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इंटीग्रल को हम ऐसे लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का मतलब हो गया बेटा एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। हम यहाँ पर ऊपर फंडा लगाएंगे एक्स की पावर n वाला। तो x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ लिख देंगे c। तो i क्या हो गया, x की पावर 1/2 + 1 का मतलब x की पावर 3/2, और अपॉन में ये भी 3/2 प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो i इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद एक काम करते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से, तो सारे फॉर्मूले तो नोट कर लिए ना सबने। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1/x है, तो 1/x का हमने डिफरेंशियल तो निकाला था, d/dx क्या होता था -1/x², ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई 1/x का इंटीग्रल निकालो, तो वो इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/x। ये 1/x का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। फिर हमने ये वाला फंडा लगाया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है। 1/x dx, तो इसको क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा लिख देंगे log x + c। ये सीधा सीधा लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा।
फिर हम ये सोचते हैं कि हम ये वाला फंडा लगाने की कोशिश करें, तो यहाँ हम गलत हो जाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर मैं इसमें ये वाला फंडा लगाता हूँ, कैसे कि मैं इसको ऐसे लिखूँ कि इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n क्या हो गया -1, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो x की पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। तो अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से ये 1/x एक एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस को याद रखिए कि अगर 1/x का इंटीग्रल हमसे निकालने के लिए बोला जाए तो सीधा सीधा log x लिखिए। नहीं log के साथ x को मॉड में x के साथ मॉड एक्चुअल में क्या तो आप सही रहे हो, x के साथ मॉड आता है, ठीक है, पर हम ना जनरली ऐसे लिख देते हैं log x। अगर आप log x भी लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ, आप मॉड x लिखोगे तो भी ठीक है, आप मॉड x नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। और ये मॉड पता है लिखा कहाँ जाता है, खास तौर पर जब ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मॉड जरूर यूज़ करना है। एलजेब्रा में मॉड यूज़ करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी, हाँ +1, अच्छा फॉर्मूला है ये। अगर इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। हाँ, जो भी पावर है ना, x की पावर जो भी है वो हमारे लिए n हो गया, तो n+1 क्या हो गया, -1+1 अपॉन -1+1। तो इससे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब कि नॉट डिफाइंड। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज़, ठीक है। चलिए जी, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये मिटा दूँ यहाँ से। अब देखिएगा, कुछ ऐसा होता था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि d/dx ऑफ, अगर मुझसे पूछा जाता था कि d/dx ऑफ ax² बताओ, ax², तो हम क्या करते थे, या ऐसे नहीं करते, d/dx ऑफ चेन रूल की बात करते हैं कि a sin x², ठीक है, d/dx ऑफ a sin x²। अगर ये पूछा जाता था तो हम क्या करते थे कि a कांस्टेंट है तो a को तो रख लो अलग, अलग निकाल लो, तो ये तो हो गया एज दिस, ठीक है, और d/dx कर दो sin x²। तो जब sin का d/dx करते थे तो क्या आ जाता था, cos x²। फिर x² को फर्दर भी तो करते थे, तो x² का आ जाता था 2x, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते थे 2x इसके साथ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए कि नहीं भाई अब आप sin x² का इंटीग्रल बताइए, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ a sin x², अगर ये पूछा जा रहा है is equal to integration of a sin x² dx, ठीक है। तो एक काम तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पानी की बोतल रखी थी ना इधर, देना दे दो। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहा। अब इंटीग्रेशन करेंगे sin x² का, ठीक है, तो a एज इट इज, और जो साइन है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है बताएंगे, माइनस कॉस, बिल्कुल सही। तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x², लेकिन अभी ये x² बचा, तो x² को फर्दर डिफरेंशिएट ही करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर था ना कि a कांस्टेंट है, a को अलग रखा, साइन का डिफरेंशिएट कर दिया, कॉस हो गया, और फिर x² को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर ए कांस्टेंट है, अलग निकाल लिया, तो साइन को इंटीग्रेट कर दिया, फिर सोचेंगे कि नहीं एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर दें, नहीं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट ही करना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, रूल याद रखना है कि एक्स स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट ही करना है, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड कर देना। डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया 2x, तो 2x से डिवाइड कर दिया, ये अंतर है बस। ठीक है, तो ये जो चेन रूल यहाँ पर हुआ करता था वो यहाँ पर इस तरीके से लगेगा कि जो भी डिफरेंशिएट, जो भी आ रहा है अगला जो टर्म है, अगला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट ना करें। तो साइन को तो इंटीग्रेट कर दिया, वो तो हो गया माइनस कॉस, फिर जो एक्स स्क्वायर है उसको फर्दर डिफरेंशिएट ही करना है, और डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आए उसको डिनोमिनेटर में लेंगे और प्लस सी। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव भी करा जा सकता है, उसको प्रूव मैं करूँगा। अभी जो पहली एक्सरसाइज है, पहली में तो ये छोड़ो, दूसरी एक्सरसाइज में प्रूव करके बताऊँगा कि ये प्रूव कैसे होता है। ठीक है, चलिए जी, अब आप आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पर, पेज नंबर 295 पर आ जाओ। इसमें इन्होंने बोला राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मेथड कौन सा होता है? इंस्पेक्शन का मेथड ये है कि ऐसे ही बता दो देखकर। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आप सीधा सीधा इंटीग्रेट करिए, या अगर मान लीजिए पेपर में आ भी जाता है, वैसे तो आता ही नहीं है, कभी नहीं आया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो क्या करना है, रफ में ना जो आपको तरीका पता है उस तरीके से कर दो, और जो फेयर है फेयर में लिख देना कि येस वी हैव अटेम्प्टेड इट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, लिख दो आंसर, खत्म, ये कर दो। ठीक है, वहाँ को ये थोड़ी देख रहा है कि आपने क्या यूज़ करके करा, कर दिया ना, बस वही है। तो आप ये देखो पेज नंबर 295 पर आ जाओ, तो ये इंस्पेक्शन वाला मेथड जो है ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो ये क्या है कि cos 2x का वो एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल पूछ रहे हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, तो cos का क्या होता है, इंटीग्रल बताओ, cos का माइनस साइन या साइन, चलिए ठीक है, साइन, ये हो गया साइन 2x मल्टीप्लाई बाई, अब ये जो 2x है, 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2, उससे मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस ये। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। I is equal to integration 3x square plus 4x cube। तो वही डिफरेंशियल वाला फंडा लगाएंगे कि यहाँ पर अब मैं पहला फंक्शन ऐसा देख रहा हूँ जिसमें बीच में एडिशन का साइन आ रहा है। तो जब एडिशन का साइन आ रहा है तो आप ये देखिए डिफरेंशिएशन में मैं क्या करता था, जब एडिशन का साइन होता था इसको अलग डिफरेंशिएट करते थे, इसको अलग डिफरेंशिएट, और बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन का साइन लगा दिया, बस। ठीक है, तो अब इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो और ऐड कर दो, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा दो। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए 3 क्या है, 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, और वेरिएबल वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देना है। तो x की पावर 2, तो x की पावर 2 मतलब x की पावर है, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 4 विल रिमेन एज इट इज, x की पावर 3 मतलब x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। तो 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हुआ इसका। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कुछ करना ही नहीं है, वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आप सीधा सीधा 1 अपॉन एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल बताइए, सीधे सीधे लिख देना लॉग एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स लिख देना, लॉग एक्स लिख देना, एक ही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर, हाँ जी, सर जो एग्जाम्पल नंबर 2 में है हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया। जो एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैं अभी करवाऊंगा या इसका सेकंड पार्ट बोल रहे हैं,
हाँ सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने इंटीग्रेट ही तो करा है, तो जब इन्होंने इंटीग्रेट पूछा है ना तो इंटीग्रेट ही करना है बेटा। सर ऐसे भी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो फिर बाद में डिफरेंशिएट करो। ऐसा भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि इसी सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाओ, सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके बताओ, ऐसा भी हो सकता है। ओके। ठीक है, चलिए जी मैं आगे देखता हूँ अगला एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट पार्ट है y is equal to x cube minus 1 upon x square इंटीग्रेशन x cube minus 1 अपॉन x square और यहाँ लिखिएगा ऐसे dx। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन टूल वगैरह तो हमने करा नहीं है ना, करना भी नहीं है। आप इसको स्प्लिट करिए। तो I is equal to इंटीग्रेशन x cube अपॉन x square माइनस 1 अपॉन x square, अलग अलग कर दिया ना, और dx। अब यहाँ पर x स्क्वायर से ये कट गया तो सिर्फ x बचा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस, और ये जो x 1 अपॉन x स्क्वायर है ये इसको लिखो x की पावर -2 dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधा सीधा आप जो एक जो फॉर्मूला है x की पावर n वाला वो फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ x है तो इसका मतलब x की पावर 1 है, तो I इज इक्वल टू x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस माइनस है तो माइनस ही आएगा बीच में, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो ये हो गया x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और x की पावर -1 है तो वो नीचे आकर के हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस c। सर 1 अपॉन x को हम log x भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हो। 1 अपॉन x के इंटीग्रल को log x बोलेंगे, 1 अपॉन x तो 1 अपॉन x ही रहेगा, समझ गए? सर पर जैसे हमने ऊपर जैसे क्वेश्चन है 1 अपॉन x की पावर 2, तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि 2x मतलब 2 log। ना 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 ना, आप नहीं समझ रहे हो बात को। वो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई 1 अपॉन x का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और फिर इसको कह दूँ कि इसका इंटीग्रल log x हो जाएगा, और log x का स्क्वायर है तो 2 शुरुआत में आ जाएगा 2 log x, यही सोच रहे हो सॉरी। है ना? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें पता है क्या है, उसमें क्या है log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। log x का होल स्क्वायर 2 log x नहीं होगा, log x स्क्वायर 2 log x होता है, सिर्फ x का स्क्वायर होना चाहिए। तो log के आगे जो टर्म लिखा हुआ है उसका जो स्क्वायर है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई होता है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो 1 अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको 1 अपॉन x स्क्वायर ही ट्रीट करिए, x की पावर -2, और ये इस तरह से हो गई। ठीक है जी, चलो आगे। चलो जी, अब सेकंड पार्ट देखिए। हाँ जी बोलिए। सर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है ये मैं बताता हूँ। एक्चुअल में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इंस्पेक्ट करो, मतलब आप सोचो, और आप सोच कर ये बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशियल cos 2x है। ठीक है, वो आपसे बोलेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशियल cos 2x है, तो वो फंक्शन sin 2x अपॉन 2 है। तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई आपने ये इंस्पेक्ट करके कराया या क्या करके कराया, वो तो आंसर देखेंगे बस इसमें। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, क्योंकि शुरुआत अभी करी गई है इस चैप्टर की, तो शुरुआत में ही और आप ये देखेंगे इस चैप्टर में और कहीं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यही है कि आप जो भी फंक्शन लिखें वो अंदाजे से लिखें,
और वो फंक्शन लिखने के बाद में उस फंक्शन का डेरिवेटिव cos 2x होना चाहिए। तो ऐसा करके देखो चाहे तो, ये जो sin 2x अपॉन 2 आया ना, इसको जरा डिफरेंशिएट करके देखो। तो अपॉन में 2 है वो तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, तो अपॉन कर दो तो एज इट इज रहा। और sin 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल cos 2x, फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कर दिया, तो ये cos 2x बन गया। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को सीधा सीधा इग्नोर करो, कुछ नहीं है ये। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इंटीग्रेशन का जो शुरुआत में आइडिया दिया गया है वो आइडिया क्लियर है कि नहीं है ना। तो बस वो यही पूछ रहे हैं कि भाई आप इंस्पेक्ट करके ऐसे ही बता दो देख कर कि इसका क्या इंटीग्रल क्या होगा। समझ गए? ठीक है बेटा, चलो आगे। ठीक है, अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1। x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 ये है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2 अपॉन 3 को तो अलग कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अच्छा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, सीधा इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x है, x होता है। ये भी प्रूव करा जा सकता है। 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। x की पावर 0 प्लस 1 क्या हो गया x की पावर 1 मतलब x, और अपॉन में 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो x अपॉन 1 आ गया, वो x ही होता है। ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस 3। अब इसको 3 को ऊपर ले लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 3 अपॉन 5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस 3। ठीक है, चलिए जी, समझ गए ना? समझ गए? चलिए अब इसके बाद तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू e की पावर x माइनस 1 अपॉन x dx। ठीक है, ये करना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, इसको क्या करेंगे x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2, और e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x ही होता है, और माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x, और लास्ट में लगा दो प्लस c। 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस 2 इंटू e की पावर x माइनस log x प्लस c, तो 5/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये हो गया 2/5 इंटू x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू e की पावर x माइनस log x प्लस c। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हुआ। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ये देखिएगा क्या होगा। अच्छा, अप्लाइड वाले अपनी क्लास लीव कर सकते हैं कि इनके काम का नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 वाला अप्लाइड वाले बच्चे अभी क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में यही कर रहा हूँ और ये आपके काम का नहीं है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा।
एग्जाम्पल 3 में sin x प्लस cos x dx ये दे रखा है। तो sin x का अलग इंटीग्रल और cos x का अलग। sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है? प्लस का sin x। बस हो गया। बस सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में देखिएगा। सेकंड पार्ट में है इंटीग्रेशन cosec x और ब्रैकेट में मेंशन्ड है cosec x प्लस cot x। और dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x cosec स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा cosec x cot x और dx। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने से क्या फ़ायदा हो गया? ये दोनों ही फंक्शन के इंटीग्रल मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रल मेरे को मालूम है। ठीक है, तो जैसे cosec स्क्वायर x है तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cot x, और cosec x cot x का माइनस cosec x और प्लस माइनस cot x माइनस cosec x प्लस। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर से वही स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है, या तो स्प्लिट करके देखो, या फिर एक तरीका और भी है इसका कि cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा। छोड़ो, अभी बेसिक मेथड बता दूँ। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और माइनस ये जो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे लिखो साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू 1 अपॉन cos एक्स। साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन cos एक्स और 1 अपॉन cos एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे करने से क्या हो गया? ये मेरे को मिल गया बेटा sec स्क्वायर एक्स, और ये sin x अपॉन cos x क्या हो गया? tan x, और 1 अपॉन cos x क्या हो गया? sec x। तो sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x ये हो गया। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरे को इसका डायरेक्ट इंटीग्रल मालूम है। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है? tan x माइनस sec x। tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है? sec x। तो tan x माइनस sec x। ठीक है, समझ रहे? तो भाई फॉर्मूले इनके आप अभी याद करिए जितने लिखवाए हैं। ठीक है, और फॉर्मूले कोई मुश्किल नहीं है, वही है आपका डिफरेंशियल का उल्टा है। ठीक है, चलिए जी, बाकी फिर कल करवाता हूँ आपको अगली क्लास में। आज इतना ही।